प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नवपाषाण कालीन भारत कहाँ कहाँ से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, प्रमुख उपकरण कौन से थे, उसमें अस्थि उपकरण कौन से थे, और फिर आगे देखा उसके उपकरण निर्माण की विधि क्या है। फिर देखा उत्तर भारत के नवपाषाण काल के बारे में, प्रारंभिक नवपाषाण काल के बारे में, उत्तर नवपाषाण काल के बारे में, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को अभी देखा इसके पहले वाले वीडियो में, मध्य पूर्व के बारे में देखा, पूर्वोत्तर भारत के बारे में देखा, और अब दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर पुरा स्थल से हस्त कुल्हाड़ी मिली थी जो पॉलिश युक्त थी, यानी हाथ की कुल्हाड़ी जो पॉलिश किया हुआ सबसे पहले लिंगसुगुर स्थान से प्राप्त हुआ 1842 ईस्वी में। उसके बाद फिर बहुत काम नहीं हुआ। 1947 में, यानी लगभग 105 वर्ष बाद फिर इस तरफ ध्यान दिया गया और सर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने चित्रदुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी नामक स्थान का उत्खनन कराया और दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी करते हैं। उससे पहले उसकी विस्तृत जानकारी नहीं थी। इसके बाद तो फिर उत्खनन का एक दौर चला जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत सारे स्थल ऐसे प्रकाश में आए जहां नवपाषाण कालीन संस्कृतियां थीं। इसमें भी अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु की, तो इसमें भी कर्नाटक में सबसे अधिक पूरा स्थल पाए गए और उसमें प्रमुख स्थलों में हम बात करें तो ब्रह्मगिरी है जो चित्तलदुर्ग जिले में है, संगनकल्लू, टेक्कलकोटा और टी नरसीपुर नामक स्थान है, यह है बेलारी जिले में है, पिकलीहाल और मस्की ये रायचूर जिले में है। इसके बाद हम बात करें हल्लूर धारवाड़ जिले में है, हेमिंगे मैसूर जिले में, तेरदल बीजापुर जिले में है, कोडेकल गुलबर्गा में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र प्रकाश में आते हैं। उतनूर है महबूबनगर जिला, नागार्जुन कोंड है गुंटूर जिला, पलवाय है अनंतपुर जिला, सिंगनपल्ली है कर्नूल जिला। इन सब क्षेत्रों से हमें नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तमिलनाडु में सबसे मुख्य रूप से पय्यमपल्ली स्थान है जो अर्काट जिले में पड़ता है। पय्यमपल्ली से नवपाषाण कालीन पूरा स्थल बहुत अच्छे ढंग से मिलता है। अब हम दक्षिण भारत की इन नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में जानें तो जो उत्खनन से प्रकाश में आए, उनसे जो जानकारी हुई, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 उपकाल कह सकते हैं। पहले काल में वह स्थल हैं जहाँ पर पॉलिश वाली कुल्हाड़ियाँ मिली, जैसे सबसे पहले लिंगसुगुर से मिला था उस तरह की पॉलिश वाली कुल्हाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं। लघु पाषाण उपकरण जहाँ मिलते हैं, धुएं और काले रंग के
हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन मृदभांड मिलते हैं, पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं और राख के ढेर मिलते हैं। इस क्षेत्र के रूप में जो इस तरह की विशेषताएं रखते हैं उनमें ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, मस्की और उतनूर ज़िले सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर इस तरह के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर कौन कौन से हैं? हम कुल्हाड़ियों की करें, सबसे पहले कुल्हाड़ी। लघु पाषाण उपकरण जो हम कहते हैं, यह मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की एक बहुत बड़ी पहचान थी, आप ध्यान रखना। यह नवपाषाण काल में भी खूब मिल रहा है। धुएं और काले रंग के हाथ के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, पशु जो पाले गए हैं, पशुपालन के द्वारा जो पशु हैं उनकी अस्थियों के अवशेष और राख के टीले या ढेर ऐसे मिलते हैं। दूसरे उपकाल की बात करें, दूसरे क्रम में आते हैं तो इसमें उन पुरास्थलों को रखा जाता है जहाँ से पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ हैं जो पहले वाले में भी थी, लघु पाषाण उपकरण हैं जो पहले वाले में थे, धुएं के रंग के चमकदार मृदभांड हैं, ये पहले वाले में भी थे। अलग ये होता है कि अब यहाँ बांस बल्लियों से निर्मित झोपड़ियों के प्रमाण मिलने लगते हैं। यानी पहले काल में हम केवल उन स्थलों को रखते हैं जहाँ पर पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरे काल में हम उनको रखने लगते हैं जहाँ उपकरणों के साथ साथ व्यक्ति अपने लिए झोपड़ी बनाना प्रारंभ कर देता है और एक निवास बना लेता है। बांस बल्लियों से एक जगह स्थायी रूप से रहने के लिए सोचने लगता है। और तीसरे काल में जब हम आते हैं, उसी नवपाषाण काल के तीसरे क्रम में आते हैं, तो तांबे के उपकरण भी मिलने लगते हैं और पीले रंग के चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन मिलने लगते हैं। यहाँ फिर से ध्यान रखेंगे, 3 उपकाल जो हम बांटते हैं, पहले में केवल और केवल पत्थर के उपकरण मिलते हैं, पशुओं की अस्थियां मिलती हैं जिन और मृदभांड मिलते हैं। लेकिन अभी व्यक्ति के निवास के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती, यह प्रथम उपकाल है। दूसरा उपकाल है जहाँ हमें पत्थर के उपकरण मृदभांड के साथ साथ बांस बल्लियों से निर्मित झोपड़ियों के प्रमाण मिलने लगते हैं, रहने के प्रमाण मिलने लगते हैं। और तीसरे में हमें जो मिलते हैं वह ताम्र उपकरण भी मिलने लगते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी विशेषता जुड़ जाती है तीसरे काल में। तो यह 3 काल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रह्मगिरी, पिकलीहल और मस्की पुरा स्थलों के निवासी जो थे वे सामान्य तौर पर अपना निवास किस तरह बनाते थे। तो यहाँ देखते हैं कि ये गोलाकार झोपड़ियों का निर्माण करते थे, बांस बल्लियों से गोल बनाते थे गोलाकार में, और जो फर्श बनाते थे अपने रहने के मकान के, मिट्टी और गोबर से अच्छे से लीप पोत देते थे। कभी कभी उसको चूने से भी पुताई की जाती थी। यानी यह बहुत बढ़िया फर्श बनाने का ज्ञान रखते थे। मिट्टी गोबर की सहायता से उन्हें अच्छे से बना दिया, चिकना कर दिया, और इसके बाद उसकी ज़रूरत हुई तो चूने से भी पुताई कर दी। तो यह हाइजीनिक रूप से हम कहें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहा कि साफ़ सफाई के बड़ा ध्यान रखते थे उस समय के लोग और अच्छे से रहना जानते थे। उपकरणों की बात करते हैं तो इस काल में जो उपकरण मिलते हैं वे त्रिभुजाकार चमकीली कुल्हाड़ियाँ हैं, बसूले हैं, गैतियाँ हैं, छेड़ियाँ हैं, सिल लोढ़े हैं। इस तरह के बहुत से उपकरण मिलते हैं। इन्हें बेसाल्ट पत्थर के ऊपर बनाया गया था। बेसाल्ट पत्थर उपयोग में लिया था
और उन्हीं से ये कुल्हाड़ी, बसूले, गैंतियाँ, छेनियाँ, सिल लोढ़े, इन सब का प्रयोग करते थे। जो लघु पाषाण उपकरण प्रयोग करते थे, उन उपकरणों में जो सबसे अच्छे उपकरण उनके माने जाते थे, जो वह प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे, उनमें था दांतेदार कुंठित ब्लेड। दांतेदार ब्लेड, ध्यान रखने की बात है, कुंठित ब्लेड जिसे हम आरी की तरह प्रयोग कर लें। स्क्रैपर, ल्यूनेट यानी अर्ध चंद्राकार बना दिया ल्यूनेट, पॉइंट छेद करने वाली चीज़ें, ट्रेफीज यानी इस तरह के उपकरण इन लोगों ने बनाए, छोटे छोटे काटने के, छीलने के और तरह तरह से काटने के, चिकने करने के, ये उपकरण इन्होंने बनाए। दांतेदार कुंठित ब्लेड, स्क्रैपर, ल्यूनेट, पॉइंट, ट्रेफीज। इनको बनाने के लिए जो पत्थर प्रयोग में लाते थे, वह सबसे मुख्य रूप से जो पत्थर थे, चर्ट, पत्थर का नाम है चर्ट, अगेट, चालसीडोनी, जैस्पर, क्वार्टजाइट, चकमक, ये पत्थर उपयोग में लाते थे। पत्थरों की वैरायटी भी बहुत सुंदर थी, बहुत तरह के पत्थर और बहुत अच्छे अच्छे पत्थर, चकमक, क्वार्ट्ज, जैस्पर, चालसीडोनी, अगेट, चर्ट, ये सब अच्छे अच्छे पत्थर हैं। बहुत आज के दिन में हम बात करें तो बहुत महंगे पत्थर हैं, तो बहुत अच्छे पत्थरों का उपयोग ये करते थे। इससे मजबूत उनके उपकरण बनते थे, इसलिए इस तरह का प्रयोग करते थे, जो स्वाभाविक था। अस्थि उपकरण बहुत कम मात्रा में हैं, ज़्यादातर पत्थरों के हैं और इन्हीं पत्थरों के उपयोग करते थे उपकरण के लिए। मृदभांड ज़्यादातर धुएं रंग के हैं या लाल रंग के हैं और पकाने के बाद इनको अलंकृत करते थे, उनमें तरह तरह के चित्र बनाते थे, उनको रंगते थे पकने के बाद। और कटोरे और तस्तरी का सबसे अधिक उपयोग करते थे, सबसे अधिक इन्होंने बनाया मिट्टी के बर्तनों में। स्वाभाविक है, खाने की चीज़ें इसमें रखने का काम आएगा और ये सिद्ध करता है कि इनके खाने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई थी। अब ये तरह तरह का भोजन कर सकते थे और उसके लिए ही ये बर्तन उपयोग में लाए होंगे। यद्यपि देखने में बहुत कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी खेती से बहुत ज़्यादा परिचित थे। टेक्कल कोटा और पय्यमपल्ली, ध्यान रखेंगे, टेक्कल कोटा और पय्यमपल्ली, ये बेल्लारी ज़िला में है। टेक्कल कोटा और पय्यमपल्ली अर्काट ज़िले में है। इन दोनों ज़िलों से, बेल्लारी और अर्काट, यहाँ से चना, मूंग, कुल्थी और रागी की खेती करते थे। इसके पूरे प्रमाण हैं। कौन कौन से? चना, मूंग, कुल्थी और रागी। ये सब जो पशुपालन भी करते थे, और पशुपालन में भेड़ बकरी तो इनको पालते ही थे, गाय, बैल, भैंस और सूअर भी पालने लगे थे अब, क्योंकि अभी तक का जो हमारे प्रमाण है, सूअर के प्रमाण इस तरह पालने के प्रमाण नहीं लग रहे थे, लेकिन अब दिखाई देने लगता है कि दक्षिण भारत के लोगों ने गाय, बैल, भैंस के साथ सूअर का भी पालन करने लगे थे। अब हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की, यहाँ पूरा स्थल जो मिलते हैं, यहाँ राख के टीले बहुत मिलते हैं। राख के टीले, राख के ढेर, ये राख के टीले पशुपालन के बहुत अच्छे साक्ष्य हैं। उतनूर में, उत्तनूर, यहाँ जो हमें प्रमाण मिलता है पशुपालन का,
यह और भी अच्छा प्रमाण दिखता है। ये उतनूर पड़ता है, महबूबनगर ज़िला, आंध्र प्रदेश। यहाँ बाड़े के अवशेष मिले हैं। बाड़ा, पशुओं को रोकने के लिए एक जगह बाड़ा बना दिया। तो अब ये समझ में आती है बात कि ये बाड़े बना करके और बहुत अधिक मात्रा में पशुओं को पालते थे, उनके गोबर को उनके इकट्ठा करते थे, एक जगह इकट्ठा कर करके जब वो सूख जाता था और वहाँ से जाने को होता था, या हो सकता है मौसम परिवर्तन को देख करके कि अब ये कहीं इधर उधर जाए बिखरे, उससे अच्छा इनको जला दिया जाए। तो जलाने का एक ऐश के टीले जो मिल के, ऐश माउंट मिल गए, राख के टीले जो मिल गए, यह दिखाते हैं बहुत व्यापक पैमाने पर पशु निर्माण, पशुओं के पालन की बात भी, और सफाई के प्रति, उनकी स्वच्छता के प्रति उनकी लगन दिखाई देती है। यह भी बहुत बड़ी बात है। दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों में शवाधान के भी साक्ष्य हैं। शवाधान यानी जहाँ लाश को दफनाया जाए, तो इस तरह के भी उनके प्रमाण मिलते हैं। जो मरते थे, मृतक जो थे, उसे झोपड़ी के अंदर फर्श के नीचे या घर के निकट ही बाहर में इनको दफना देते थे और चित इनको लिटा देते थे, और उसके साथ कुछ मृदभांड रख देते थे, यानी मिट्टी के बर्तन, और कुछ उपकरण भी रख देते थे, जैसे हस्त कुल्हाड़ी है, छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स हैं, ये रख देते थे। और जब छोटे बच्चों को दफनाते थे तो एक कलश में इनको दफनाते थे, एक बर्तन में, एक मिट्टी के बर्तन में सामान्य तौर पर इनको दफना देते थे। इस तरह के दफनाए जाने के प्रमाण हैं। दक्षिण भारत के अगर हम कालक्रम की बात करें तो जो कार्बन तिथियां प्राप्त हुई हैं कार्बन 14 पद्धति से, नवपाषाण संस्कृति का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यह काल नवपाषाण काल का दिखाई पड़ता है। तो विशेष रूप से ये दक्षिण भारत की विशेषता रही। आज इतना ही, शेष आगे क्रम में फिर बात करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।